पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग के बारे में। उन्होंने ये बताया था या उन्होंने वर्ल्ड इमेजिन किया था कि किस तरीके का वर्ल्ड होना चाहिए और वर्ल्ड में आपसी भाईचारे की काफ़ी भावना उत्पन्न हो जाए, ऐसा उनका सोचना था। अब हम अगला पार्ट पढ़ रहे हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब ये लास्ट ईयर हमने पढ़ रखा है, फ्रांस की क्रांति में। एंड द आइडिया ऑफ नेशन, फ्रांस में ही नेशन का आइडिया जो है वो डेवलप हुआ है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि नेशन स्टेट्स की बात हो रही थी पिछले वीडियो में। अब हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इट वाज स्टार्टेड इन 1789। इट वाज स्टार्टेड इन 1789। और फ्रेडरिक सूरियो की जो पेंटिंग थी, उन्होंने जो पेंटिंग बताई थी हमको, इट वॉज मेड इन 1848। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 59 ईयर्स का डिफरेंस है। मतलब फ्रांस में क्रांति होने के 59 ईयर्स के बाद फ्रेडरिक सूरियो ने उस वर्ल्ड को इमेजिन किया था। दैट मीन्स आइडिया जो है वो यहाँ से ही प्रोड्यूस हुआ था। देन France, as you would remember, was full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. अब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को पता है कि पहले 1789 में जब क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले फ्रांस जो था वो एक निरंकुश शासक के अंडर में था, जिसने पूरे फ्रांस पर कब्जा कर रखा था। मतलब फ्रांस की पूरी ज़मीन जो थी, वहाँ का जो पूरा भूभाग था, उसका एक ही राजा होता था, जिसके सारे आदेश जो हैं, सारे ऑर्डर्स जो हैं, उनको माना जाता था और उन्हीं को फॉलो किया जाता था। उसको कोई भी डिसीजन लेने से कोई भी रोक नहीं सकता था। लेकिन 1789 के बाद पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, मतलब 1789 के बाद, यहाँ से चीज़ें जो है वो बदलनी शुरू हो गई। मतलब जो अधिकार थे वो सारे के सारे क्या हो गए, मोनार्की से किस पर शिफ्ट हो गए, फ्रेंच सिटीजन्स की तरफ शिफ्ट हो गए। ये जो क्रांति थी, द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। यहाँ से लोगों का जो सोच था वो बदल गया था। सबसे पहले हम पॉलिटिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस मीन्स all the decisions are not taken by the king only। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक होता है। हिंदी में संवैधानिक होता है मतलब सबके लिए एक ही तरह का कानून होता है। तो दैट मीन्स ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द रिटन लॉ। जो भी कानून होगा वो सबके लिए बराबर होगा। राजा होगा तो भी उसको गलती करने पर सज़ा मिलेगी, प्रजा होगी तो भी उसको गलती करने पर सज़ा मिलेगी। किसी के लिए किसी भी तरह का कोई भी रियायत नहीं होगी। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि रेवोल्यूशन जो था वहाँ पर चीज़ें बदली। तो इन्होंने जो लोगों ने जो सोचा वो क्या था, पीपल ऑफ नेशन और पीपल ऑफ फ्रांस आर द मेकर्स of nation and they are the only people
only people means citizens of France, citizens of France can take the decisions on behalf of the progress of country, द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री और द प्रोग्रेस ऑफ फ्रांस, क्योंकि उस समय फ्रांस जो था वो एक कंट्री के फॉर्म में नहीं देखा जाता था। तो अब से पूरा जो नेशन होगा और उसका जो भाग्य होगा वो लोगों के ही हाथ में होगा। सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशंस इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस that could create a sense of collective identity amongst the French people। अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे, यहाँ के जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने पहले से ही बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लेकर के रखे थे, बहुत सारी योजनाएं बना करके रखी थी, बहुत सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर करते थे, जिससे लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग जो है उसको डेवलप कर पाएँ। अब कलेक्टिव आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं, हिंदी में अगर मैं आपको इसको बताना चाहूं तो ये होता है सामूहिक पहचान। अब सामूहिक पहचान को अगर आप समझना चाहें तो ये होती है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में रहने वाले लोग जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, और उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके कस्टम्स, सारी चीज़ें जो होती है वो सब एक जैसी ही होती है। दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया था, द आइडियाज़ ऑफ ला पेत्रे दैट इज़ फादरलैंड, ये आपको याद रखना है। कई बार हमको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाता है 1 मार्क में। यहाँ का क्या था, दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड। उसके बाद आगे जो इन्होंने दिया है, एंड ली साइटोइन आर द सिटीजन। ठीक है, ली साइटोइन ये भी आपको याद रखना है, ली साइटोइन आर सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। The idea of La Petre and Lee Saitoin emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. The people who are living in this fatherland are the citizens of the France, and they developed the feeling of united community. United community means संयुक्त समुदाय, मतलब सारे लोग जो हैं, सारा ग्रुप जो है वो पूरा मिल करके हर चीज़ को फैसला करेगा, और सबके अधिकार जो होंगे किसी भी चीज़ में वो बराबर बराबर होंगे। तो इनका जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, इक्वल राइट्स। एवरी पर्सन, और आप ये कह सकते हैं सिटीजन of France have equal rights in Constitution। ये आपका एक पॉइंट और है जिसको आपको याद रखना है। अब आगे इन्होंने क्या किया, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब रॉयल स्टैंडर्ड जो था वो क्या था, रॉयल स्टैंडर्ड था राजध्वज, मतलब इसको राजाओं ने और उनके मंत्रियों ने ही डिसाइड कर रखा था। फ्रांस के जो फ्लैग था उसका नाम था रॉयल स्टैंडर्ड। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड नेम्ड इट एज नेशनल असेंबली। तो यहाँ पर अगली चीज़ जो आती है, रॉयल स्टैंडर्ड जो कि झंडा था फ्रांस का, राजध्वज था, चेंज्ड इनटू
ट्राई कलर। ये आपका अगला पॉइंट हो गया। इसके बाद जो आप देखते हैं वो है यहाँ पर अब क्या होता था, स्टेट्स जनरल होगा यहाँ पर, और इसका जो इलेक्शन होगा, इसका जो चुनाव होगा, इसको किया जाएगा एक्टिव सिटीजन्स की हेल्प से, और इसका नाम जो होगा वो इन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। तो सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस वर हेल्ड for the state general by the body of एक्टिव सिटीजन्स। अब ये एक्टिव सिटीजन्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, फ्रांस में एक क्राइटेरिया था जिसमें वो बोलते थे कि एक्टिव सिटीजन्स कौन है, जो टैक्स पे ही होते थे उनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। ये आपने 9th में पढ़ा था। अब इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मैटर्स कॉमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, देखिए सबसे पहले क्या किया, हिम्स वर कंपोज। हिम्स की अगर मैं बात करूँ तो स्तुतियाँ होती हैं, अगर हम इसको ये बोलें कि देशभक्ति गीत जो हैं वो इन्होंने बनाए जिससे लोगों के दिमाग पर असर पड़े। ओथ्स वर टेकन, ये क्या करते थे, ये शपथ ग्रहण करते थे, इनके शपथ ग्रहण के समारोह चलते थे लोगों के बीच में, जहाँ ये कसम खाते थे कि अब हम इसी तरह का काम करेंगे। और मैटर्स कॉमेमोरेटेड मीन्स जितने भी शहीद होते थे उन शहीदों के गुणगान होते थे, उन शहीदों के बारे में बार बार बात की जाती थी, हर जगह उनको मेंशन किया जाता था। तो ये जो चीज़ है ये भी आपको याद रखनी है कि किस तरह से इन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति को डेवलप करने की कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें जो होती है ये होती थी नेशन के नाम पे, मतलब राष्ट्र के नाम पे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ आती है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। अब देखिए ये हम लोगों को लगता है कि चीज़ जो है वो सेम ही है, लेकिन ये सेम नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। अब इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ये होती है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब यहाँ पर कौन सी चीज़ को किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रशासन कहलाता है। फिर उसके बाद was put in place and it formulated uniform laws for all the citizens within its territory। अब क्या होता था यहाँ पर, देखिए इलेक्शन किस चीज़ का हुआ है, स्टेट जनरल का हुआ है। तो जो भी स्टेट्स होंगे वहाँ पर क्या होगा, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा जो क्या करेगा, यूनिफॉर्म लॉज बनाएगा फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो सबसे पहले ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई, इलेक्शन होगा। इलेक्शन किसके लिए होगा, स्टेट जनरल के लिए इलेक्शन किया जाएगा। जब स्टेट जनरल इलेक्ट हो जाएगा, स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस है, जब ये स्टेट जनरल इलेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप करेगा लोगों की हेल्प से। और इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो मेन फंडा होगा वो होगा यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स, फॉर ऑल द सिटीजन्स। अब ऑल द सिटीजन्स मतलब क्या, इस स्टेट के अंडर में आने वाले जितने भी लोग होंगे उन सब के लिए एक ही तरह का कानून होगा। इसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब अगर आप शहर के शहर में भी व्यापार कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता था,
आपको उसका एक शुल्क चुकाना पड़ता था, एक फीस देनी पड़ती थी। तो उस चीज़ को इन्होंने क्या किया, कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज आर एबोलिश्ड। ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। अब पहले क्या होता था, हर जगह पर वेट जो होते थे वो एक जैसे नहीं होते थे, मेजरमेंट्स जो होते थे वो एक जैसे नहीं होते थे, तो इससे व्यापारियों को नुकसान हो जाता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर यहाँ का 1 kg दूसरी जगह जाकर के 1.5 kg हो जाए तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। पर अगर यही चीज़ मैं बोलूँ कि यहाँ का 1 kg अगर मैं कहीं और जाता हूँ और उसको वो लेके ये 500 ग्राम ही है, तो आपको जो रेट होगा वो कम मिलेगा। ऐसी मेज़रमेंट की बात करूं, अगर मैं जैसे कपड़ा यहाँ पर है, 1 मीटर कपड़े की जितनी लेंथ होती है उतनी की उतनी सेम लेंथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगी। 1 मीटर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसा होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। तो उस चीज़ को इन्होंने बदलने की कोशिश की, मतलब एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाए कि सब जगह जो है वेट्स जो है और मेजर्स जो है वो एक जैसा चले, ताकि किसी का भी कोई भी नुकसान ना हो। तो यहाँ पर और एक चीज़ क्या हो गई, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। अब इसके बाद आता है रीजनल डायलेक्टिक्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। दूसरी चीज़ जो है इन्होंने किस पे काम किया, इन्होंने काम किया लैंग्वेज के ऊपर। फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको इन्होंने क्या किया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया। अब रीजनल डायलेक्टिक्स मीन्स क्या, हर जगह पर जब आप जाते हैं तो टूटी फूटी भाषा बोली जाती है। जैसे हिंदी भी कई प्रकार की होती है, इंग्लिश जो होती है वो भी कई प्रकार की होती है। तो इन्होंने इस तरीके की जो रीजनल भाषाएं थी उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की, क्षेत्रीय बोलियों को पूरी तरीके से ख़त्म करने का कोशिश किया। और किस चीज़ को कॉमन लैंग्वेज बनाया, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया जो पूरे देश में बोली जाएगी। ऐसा इनका मोटो था। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, in other words to help other people of Europe to become nations। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। यहाँ के क्रांतिकारियों का कहना था कि हमको सिर्फ फ्रांस में ही ये चीज़ें नहीं करनी हैं, हमारा ये मिशन है, हमारा ये लक्ष्य है कि हम फ्रांस के भाग्य को तो बदले ही बदलें, लेकिन पूरे यूरोप में ये स्वतंत्रता का भाव जो है लिबरेट करने की कोशिश करें, हर जगह पर लिबर्टी लाने की कोशिश करें और राजाओं के शासन से लोगों को मुक्त करवाएं। ये चीज़ जो है ये क्या है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डेस्पोटिज्म। ठीक है, राजा जो होते थे, राजाओं का जो शासन होता था, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड डेस्पोटिज्म। तो उस चीज़ से लोगों को हटाना। अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो ये होती है तानाशाही। अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो दिस इज तानाशाही। तानाशाही मतलब क्या, तानाशाही उर्दू शब्द है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में होता है ये निरंकुश। निरंकुश का अगर आप अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, जिसको कोई भी किसी भी प्रकार के काम को करने से रोक नहीं सकता। तो ये डेस्पोटिज्म जो था ये किसके अंदर था, राजाओं के अंदर होता था और राजाओं के कर्मचारियों के अंदर होता था। तो यहाँ के क्रांतिकारियों का कहना ये था कि हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है, हमारा मिशन है कि हम पूरे यूरोप को हेल्प करके डेस्पोटिज्म से अलग करवाएंगे और यूरोप के हर क्षेत्र को हम नेशन बनने के लिए प्रेरित करेंगे। वी विल एनकरेज होल यूरोप टू बिकम अ नेशन। इस तरह की इनकी आइडियोलॉजी थी। When the news of the events in France reached to the different cities of Europe,
students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. अब देखिए, हर जगह का जो भी स्वतंत्रता संग्राम होता है या जो भी रेवोल्यूशन होता है, जो भी क्रांति आती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो मिडिल क्लासेस का होता है, स्टूडेंट्स का होता है। क्यों मिडिल क्लासेस का होता है? क्योंकि मिडिल क्लासेस की पॉपुलेशन जो होती है वो हर जगह पर सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ भी यही हुआ, जब फ्रांस की आइडियोलॉजी यूरोप की डिफरेंट सिटीज़ तक पहुँची तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस आइडियोलॉजी को समझा, और जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे उनको भी ये चीज़ें समझ में आई। तो इस आइडियोलॉजी पे बेस्ड लोगों ने क्या बनाना शुरू कर दिया? दे स्टार्टेड मेकिंग द जैकोबिन क्लब्स। तो स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लासेस of Europe started following the ideology of France and started setting up the Jacobin clubs for this purpose। आ गया बच्चों समझ में? इस उद्देश्य के लिए लोगों ने क्या किया? जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s। अब ये एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स जो हैं इनको आप कैसे समझेंगे? ये अलग अलग तरह के अभियान चलाते थे, अलग अलग तरह की जो गतिविधियां होती थी उनको करते थे, जिससे लोगों को फ्रांस की आइडियोलॉजी जो है उसका महत्व समझ में आ सके, उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ सके। तो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? जब जहाँ भी फ्रेंच आर्मीज़ अटैक करती थीं वहाँ पर ये लोग जो थे ये फ्रेंच आर्मी का सपोर्ट करने के लिए पहले से ही खड़े रहते थे, क्योंकि हर व्यक्ति राजाओं के जुर्म से और सारी चीज़ों से आज़ाद होना चाहता था। With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। अब ये फ्रांस जो है वो जैसे जैसे बढ़ता गया आगे, यहाँ पर क्रांतिकारी परिवर्तन तो हो ही गए, जैसे जैसे फ्रांस आर्मीज़ जो हैं वो आगे बढ़ती गई तो ये जो आइडिया था इनका नेशनलिज्म का, ये सब जगह पर बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया।